हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम मुगल साम्राज्य पार्ट टू। जी हाँ दोस्तों, पहली वीडियो हमने इसमें करा दी है क्योंकि पहली वीडियो दोस्तों 30 मिनट की वीडियो हो गई थी। काफी लंबी वीडियो हो गई थी क्योंकि दोस्तों फोन पे जब आप पढ़ते हो तो 30 मिनट या 35 मिनट ही दोस्तों पढ़ पाते हैं हम, क्योंकि हमारी आंखें दुखने लगती है, कमर दुखने लगती है दोस्तों। तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोज हम बनाते हैं आपके लिए, 15 से 20 मिनट, हद से हद 30 मिनट की वीडियो। तो उसी में आज इसमें कुछ सवाल लगे थे, प्रश्न लगे थे, तो इसलिए हम पार्ट टू लेकर आए हैं। हमने पहले बात की थी फर्स्ट वीडियो में कि यदि वीडियो में लंबी हो जाती है और प्रश्न बच जाते हैं तो इसका पार्ट टू आएगा। तो उसी क्रम में दोस्तों आज शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे सीरियस है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 जो परीक्षा होने वाली है, तो यदि आपने फॉर्म भरा है सभी लोगों ने, तो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी पहले वीडियो देखें, वीडियो अच्छी लगे तो बिल्कुल जुड़ें, क्योंकि यहाँ पे हम दोस्तों एक एक करके एक एक टॉपिक को क्लियर करके जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पूछता है, उन सभी प्रश्नों का समावेश हम अपने इन वीडियोस के माध्यम से कर रहे हैं। और पूरा दोस्तों लगभग 10,000 प्लस एमसीक्यूज प्रश्न मैं आपको यहाँ कराऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे जो विशेष बात यह है कि जो यहाँ पे मैं व्याख्या करवाता हूँ दोस्तों, 3 से 4 प्रश्न वहां से तैयार हो जाते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, कहां से प्रश्न बनते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप तैयारी करते हो तो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, कहां से बनते हैं। चलिए, तो इसी क्रम में हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध, क्या प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी। समझ रहे हो, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है जो मयूर सिंहासन से है कि जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उसका निर्माण किसने करा और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। ये आपसे प्रश्न पूछा है। ये देखिए, ग्राम विकास अधिकारी में प्रश्न पूछा गया था 2018 के एग्जाम में, शिफ्ट फर्स्ट में। यहाँ पे विकल्प है आपके लिए, शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह फर्स्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और उसकी लाल किले में स्थापना भी शाहजहां ने करवाई थी। तो चलिए इसकी यहाँ पे थ्योरी देखेंगे हम। थ्योरी क्या है, थ्योरी के ऊपर दोस्तों यहाँ से, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न यहाँ से तैयार होते हैं, इसलिए थ्योरी बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है व्याख्या कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पहले यह आगरे के किले में था, ठीक है, ध्यान देना है इस चीज पर। पहले कहां था ये था आगरे के किले में, जिसके बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, जिसे यहां से लूटकर नादिर शाह, देखिए एक और यहाँ पे ट्विस्ट आ गया है कि जिसे यहां से लूटकर, लाल किले से लूटकर नादिर शाह अपने देश ईरान ले गया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद व ताजमहल है। तो यहाँ पे देखिए, जो शाहजहां द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं इनको अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि पूछे जाते हैं। कौन कौन सी है, ताजमहल है, दीवाने खास है, दीवाने आम है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, आगरा की मोती मस्जिद है और ये दिल्ली का लाल किला। तो ये थे शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखेंगे। अब यहां से जो प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि कौन इसे लूटकर, मतलब लाल किले से कौन मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ईरान ले गया, तो आप कहेंगे नादिर शाह। अब एक प्रश्न और बनता है कि लाल किले से पहले ये कहां था, कहां से लाया गया था इसे, तो आगरे के किले में से इसको लाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक एक प्रश्न की दोस्तों बहुत अच्छे से व्याख्या हम यहाँ पे करेंगे, ताकि आपकी एक भी चीजें छूटे नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्या है कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। दोस्तों अच्छे धैर्य से पढ़ते रहे हमारे साथ, बिल्कुल धैर्य बनाकर पढ़ते रहे कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे। भाई साहब, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। पहला है बीरबल, दूसरा है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रहीम खान और ऑप्शन डी है बैरम खान। तो यहाँ पे देखिए, अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध कवि थे तो वो कौन थे, रहीम खान थे। ठीक है, रहीम खान थे। यहाँ पे बात करें हम बीरबल की दोस्तों, तो बीरबल जो क्या था, इनके
बीरबल क्या था, इनका मंत्री था। और यहाँ पे बात करें बैरम खान, तो बैरम खान तो दोस्तों वो अकबर का संरक्षक इसको बोला जाता है। अकबर का प्रथम संरक्षक का टैग इसको मिला हुआ है। ये प्रश्न एग्जाम में बनता है कि अकबर का प्रथम संरक्षक कौन था, तो आप कहेंगे बैरम खान था। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए एक प्रश्न और तैयार हो गया यहाँ पे। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे आगे। रहीम खान, इसकी व्याख्या देखते हैं। रहीम खान, जिसको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न और तैयार हुआ कि वो कौन है जिसको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि रहीम खान है वो। ठीक है, रहीम खान अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में थे, एक थे। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये आपसे पूछा है। पहला है अबुल फजल, वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासन काल में अकबरनामा के लेखक थे। दूसरा है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। दोस्तों यहाँ पे तो ये गड़बड़ा गया, क्योंकि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि जो अकबर के वित्त मंत्री हैं टोडरमल साहब हैं, क्योंकि पहला ही प्रश्न पहली वीडियो में पार्ट फर्स्ट में पहला ही प्रश्न दोस्तों टोडरमल जी का है, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पे राजा मान सिंह वित्त मंत्री नहीं थे, यही गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही मेल नहीं खाता ये पूछा है। अगला भी देख लेते हैं। अब्दुल रहीम खान खाने खाना, वह एक कवि थे, अभी ऊपर बात की हमने। और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे ये। ठीक है, याद रखेंगे, बैरम खान के पुत्र थे। मुल्ला दो प्याजा एक मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्रश्न और हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। जो अबुल फजल थे वे अकबर के वजीर थे। ठीक है, और उन्होंने अकबरनामा लिखी। दोस्तों जो प्रश्न यहाँ से बनता है वो क्या बनता है, ये बनता है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। अकबरनामा के लेखक, अच्छे से दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल है, याद रखेंगे। ठीक है, और वित्त मंत्री कौन है अकबर के, तो आप कहेंगे सर टोडरमल साहब हैं। कौन है, टोडरमल साहब हैं, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा ये सलाहकार थे, मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक है, 3 प्रश्न यहां से तैयार हो गए। चलिए इसकी व्याख्या भी हम यहाँ पे देखेंगे। व्याख्या क्या है, देखिए छोटी सी व्याख्या है कि मानसिंह आमेर के राजा बहरमल का पुत्र था। मानसिंह जो थे वो आमेर के राजा बहरमल का पुत्र था। ये 14 नवंबर 1589 को आमेर की राजगद्दी पर बैठा। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था तथा अकबर का मनसबदार व मुख्य सेनापति था। ठीक है, तो यहाँ पे मानसिंह भी क्लियर हो गया कि मानसिंह कौन थे, ये अकबर के मुख्य सेनापति थे। मानसिंह को अकबर ने फरजंद तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बहुत जल्द अगले प्रश्न की तरफ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो बस बिना स्किप किए दोस्तों हमारे साथ धैर्य बना के आसानी से पढ़ते रहें, आराम से पढ़ते रहें, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए लाता हूं, डेली एक वीडियो लाता हूं मात्र। और धीरे धीरे हम जब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास समय कम होगा, तो हम उसी तरीके से अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यदि मैं एक साथ गति को अपनी बढ़ा देता हूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपसे भी वो वीडियो छूट जाएंगी। तो इसलिए आराम से देखें। पूरे दिन में दोस्तों 15 से 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आध घंटा निकाल लीजिएगा और अच्छे से हमारे वीडियो को देखते रहिएगा। जो जो व्याख्या मैं करा रहा हूं बस अच्छे से उसको कर लीजिएगा मेरे के साथ, यहीं पे मेरे साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और आपको ये अपने आप में अंदाजा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आयोग पूछता है, यूपी ट्रिपल एससी आयोग कहां से प्रश्न पूछता है। ठीक है, और यहीं से आप देखोगे जब एग्जाम में बैठोगे तो यहीं से आपको सेम टू सेम प्रश्न यहीं से उठ के मिलेंगे, कुछ व्याख्या से, और सीधा सीधा प्रश्न भी यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि यही तो यूपी ट्रिपल एससी की खासियत है और हमारे पढ़ाने का ढंग। दोस्तों मैं एक एक चीज बहुत कम समय में बहुत ज्यादा तैयारी यहाँ पे कराने का मेरा उद्देश्य रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे यदि आप सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 की परीक्षा के लिए तो जुड़ जाएं, बिना किसी देरी के जुड़ जाएं। चलिए आगे। औरंगजेब डॉट 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 का पुत्र था, तो यहाँ पे पूछा है औरंगजेब किसका पुत्र था, बाबर का, अकबर का, हुमायूं का या शाहजहां का।
तो आप कहेंगे जो औरंगजेब था वो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था औरंगजेब? शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब का जन्म, ठीक है, 1618 ईस्वी में गुजरात के उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर मुमताज के गर्भ से हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहां था। इसने 1658 से 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। इसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार में चरमोत्कर्ष पर था। तो दोस्तों औरंगजेब वही शासक रहा है मुगल शासक का जिसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। एक प्रश्न ये बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको करा चुका हूं पहली वीडियो में, तो याद रखेंगे कि जो औरंगजेब था वो वही था जिसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। याद रखेंगे चीजों को, साथ ही साथ हमारे करते रहे चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया कर समाप्त किसने किया था? तो आप कहेंगे सर अकबर ने किया था, लेकिन फिर से इसे किसने लगा दिया? तो वो थे औरंगजेब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ? देखिए कई बार मैंने ये प्रश्न कराया था पहली वीडियो में, सीधा सीधा मारो। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। याद रखेंगे 5 नवंबर 1556 ईस्वी। ये सन भी आपको याद रखनी है। ठीक है, सन भी आपको याद रखनी है। अकबर और हेमू के बीच हुआ 5 नवंबर 1556 ईस्वी को ये हुआ था। पानीपत के दोस्तों तीनों युद्ध के बारे में मैंने पहली वीडियो में चर्चा की है, अच्छे से वहां से जिसने वीडियो नहीं देखी हो, मुगल साम्राज्य की पहली वीडियो पार्ट फर्स्ट, तो वहां से देखें आसानी से दोस्तों। पूरा अच्छे से मैंने बताया है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, ये सारा कुछ मैंने इसमें बात की है, चर्चा की है। चलिए यहाँ पे व्याख्या को देखते हैं कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अफगान शासक आदिल सूरवीर के हिंदू सेना नायक हेमचंद, विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य हुआ था। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में जा रहा था, लेकिन उसकी आंख में एक तीर लग जाने के कारण वह अपना आपा खो बैठा और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू को गिरफ्तार करके मरवा दिया तथा पानीपत का युद्ध जीत लिया। ठीक है, इस तरीके से हम चीजों को आगे करते चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न, एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न। जितने भी प्रश्न है वो सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि आप इसे स्किप करें वीडियो को और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि एक प्रश्न आपने छोड़ दिया तो लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके छूट गए, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से ही तो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए बने रहें आगे। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? ठीक है, पूछा है आपसे कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी ए बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अकबर होगा, कि मुगल बादशाह अकबर ने पूर्व इलाहाबाद कड़ा मानिकपुर प्रांत का एक हिस्सा था। अकबर ने सैन्य महत्व को दिया, सैन्य महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इलाहाबाद में एक किले का निर्माण करवाया और इलाहाबाद को कुछ समय के लिए अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। देखिए एक और यहां से, इसलिए तो मैं कह रहा हूं व्याख्या पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कि अकबर ने ही प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा था। ठीक है, अकबर महान नहीं था, महाराणा प्रताप महान था, ध्यान रखेंगे चीजों को। ठीक है, तो क्या था यहाँ पे, क्या थी चीजें, कि वह कौन था जिसने इलाहाबाद, जो प्रयागराज का नाम था वो बदलकर इलाहाबाद कर दिया था, तो वो अकबर ही थे। याद रखेंगे, अब भी फिर दोबारा से क्या कर दिया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, अकबर ने ही बदला था नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप गहराई से चीजों को पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी निकल निकल के, नई नई चीजें। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? देखिए फिर वही प्रश्न, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। अकबर का संरक्षक कौन था, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऑप्शन है हेमू, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है अबुल फजल, या ऑप्शन डी है बैरम खान। तो अकबर का संरक्षक जो थे वो बैरम खान थे। याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान थे। ठीक है, चलिए इसकी थोड़ी देर बात करेंगे कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हमीदा बानू बेगम, अकबर की माता का नाम क्या है, हमीदा बानू बेगम, जिसको मरियम मकानी कहते हैं, की गर्भ से हुआ। अकबर के प्रारंभिक 3 वर्ष चाचा अस्करी के संरक्षण में बीता। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात अकबर के प्रमुख संरक्षक बैरम खान हुए। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखेंगे अकबर का पुत्र हुमायूं या हुमायूं का पुत्र अकबर, जो बहुत कंफ्यूजन होती है,
वो क्या है यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कि हुमायूं का पुत्र था अकबर। हुमायूं इनके पिता थे अकबर की, और बेगम मतलब जो इनकी माता थी वो हमीदा बानो बेगम थी, जिनको मरियम मकानी कहते हैं। यदि आप सीरियल देखते होगे उसमें जोधा अकबर में, तो वहां पे चीजें बहुत क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है, उसमें कई चीजें यहाँ पे क्लियर हैं, जैसे कि बैरम खान वहां पे दिखाए हैं, हमीदा बानो बेगम का वहां पे रोल दिखाया है, काफी कुछ वहां पे दिखाया है, राजा मानसिंह का रोल वहां पे दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे, राजा टोडरमल साहब का जो वित्त मंत्री थे उनका भी बहुत अच्छा रोल दिखाया है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो लाहौर में बैठाया गया, सरहिंद में बैठा गया, या कालानौर में, या काबुल में। तो प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर है ऑप्शन सी कालानौर। तो व्याख्या है कि जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद बैरम खान ने अकबर को 14 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में अकबर का राज तिलक कर बादशाह घोषित कर दिया था। ज्ञातव्य है कि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। देखिए फिर से बार बार वही प्रश्न क्यों यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, व्याख्या में रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न में रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा आप कि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं कि बैरम खान अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खान था। ठीक है, याद रखेंगे। और एक और प्रश्न और यहाँ पे देखिए, पहले वीडियो में मैं करा चुका हूं, लेकिन फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि वह कौन सा मुगल शासक था, वह कौन सा मुगल शासक था जिनकी अपने भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। तो वो अकबर के पिताजी थे, जिनका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। हुमायूं थे जिन्हों पुस्तकालय से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो याद रखेंगे। और अकबर के संरक्षक बैरम खान। देखिए मैं भी कई कई बार आपको बोल के बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि आपकी ये दिमाग में चीजें अभी फिट हो जाएं, बार बार आपको इन चीजों को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। देखिए कितना इंपोर्टेंट प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है। ये पूछ लिया है कि किन सम्राटों के शासनकाल में से भारत का पहला, देखिए पहले की बात हो रही है, भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह सूरी के, या समुद्रगुप्त के। तो आप कहेंगे शेरशाह सूरी। देखिए एक और प्रश्न शेरशाह सूरी से उठा, क्या है व्याख्या कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जारी किया गया था। शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जो आज रुपया का अग्रदूत है। चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन था, तथा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण, आए हाय। देखिए एक और प्रश्न इंपोर्टेंट, एक और इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से उठकर आया है व्याख्या से कि ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, तो दो तीन प्रश्न देखिए। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो क्या था? फरीद खान था। क्या था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? तो आप कहेंगे फरीद खान था, याद रखेंगे। और ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ, और भारत का पहला मुद्रा रुपया भी यहाँ पे इनके काल में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे शेरशाह सूरी से। ये इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न कि थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। ये पूछ लिया है प्रश्न। जो थॉमस रो थे, टॉमस रो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, वो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले, ये आपसे पूछ लिया है। देखिए कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पे बनते हैं, बताइए क्या पूछ लिया है कि किस किले में मिले थे। तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है अजमेर। तो देखिए यहाँ पे 1615 में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से तथा 1608 में कैप्टन हॉकिंस से राज दरबार में मिले थे। तो अजमेर के किले में मिले थे, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है उस टाइम का काफी, ये कह लीजिए कि खतरनाक प्रश्न एक तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी वो ही इस प्रश्न को लगा पाए होंगे।
ठीक है, काफी अच्छा और उम्दा प्रश्न है दोस्तों। देखिए किस हद तक के, किस लेवल तक के कभी-कभी प्रश्न पूछ लेता है। देखिए चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए किस किले में मिले थे, तो किले से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं लेखपाल परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं चकबंदी की ओर इशारा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब ऐसे प्रश्न बनते हैं किले वगैरह से, जमीन वगैरह से, तो वो देखिए चकबंदी लेखपाल में वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका पेपर जो एग्जाम है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का, इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे। तो ये प्रश्न दोस्तों इसी लेवल के होंगे कि लेखपाल के हों, ग्राम विकास अधिकारी के लेवल के प्रश्न हो, या लोअर पीसीएस जो अन्य परीक्षाएं होती है उनके लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछेगा। और बहुत कभी-कभी तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम का एक तरीका होता है परीक्षा का कि आपसे जो 40% 50% क्वेश्चन तो सभी ऐसे देगा जो सभी उनको आसानी से कर देते हैं। 40% 30 से 40%, और 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडरेट होते हैं, और लगभग 30% 25-30% ये कह लीजिएगा वो काफी टफ प्रश्न होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि इनमें से किसने, अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की। ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। तो बताइए तो किसने की थी भूमि मापांकन की व्यवस्था? शेरशाह ने की थी। ठीक है, देखिए शेरशाह से प्रश्न बनते ही जा रहे हैं। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न देखिए यहाँ पे ही कवर हो जाएंगे। शेरशाह सूर्यवंश का संस्थापक था। इसने सबसे पहले भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया जो कि 32 अंक का होता था, ये भी आप याद रखें। तथा सन की डंडी का प्रयोग भी किया जाता था, जो आपने पूर्वजों द्वारा देखा होगा, सन की डंडी से ही खेत को नाप दिया करते थे। तो वो कहीं ना कहीं शेरशाह की ही देन थी। किसकी देन थी? शेरशाह की ही देन थी। सबसे पहले भूमि मापांकन की ही व्यवस्था शेरशाह ने की थी, और सिकंदरी गज का यहाँ पे प्रयोग किया भूमि मापने के लिए, जो कि 32 अंक का होता था। याद रखेंगे भूमि मापांकन के मामले में शेरशाह, और सन की डंडी का प्रयोग शेरशाह से शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है। जो अकबर की धार्मिक नीति है उसकी आलोचना की है, किसने की है? फैजी ने, अबुल फजल ने, या ऑप्शन सी बदायूनी बदायूनी ने, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा, बदायूनी ने की है अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना। क्या की है इसको देखते हैं कि अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना बदायूं ने की है, और अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अकबरनामा के लेखक कौन है? ऐसे अकबर और ऐसे अबुल फजल। ठीक है, याद रखेंगे। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, देखिए 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 ध्यान दीजिएगा, एक और इंपोर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्या प्रश्न है देखिए एक बार फिर से कि दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। मतलब जो दीन ए इलाही धर्म यहाँ पे बनाया था अकबर ने, उसको प्रथम और अंतिम जो स्वीकार जिसने किया था वो हिंदू शासक कौन था? वो बीरबल ही था, क्योंकि इनके अलावा किसी ने इसको स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही धर्म को इसे बंद कर दिया गया था बाद में। तो ये प्रश्न कई बार बना है कि प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो बीरबल था। याद रखेंगे दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? बढ़िया प्रश्न है अगला भी कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, ये पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, और ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो मुगल सम्राट अनपढ़ था तो वो कौन था? वो अकबर ही था। देखिए यहाँ पे कितनी रोचक बात ये है, जरा सोचिएगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति राजा बन जाता है, और उसके दरबार में 9 रत्न, उसके दरबार में 9 रत्न कार्य कर रहे हैं उसके लिए। देख रहे हो यहाँ पे, तो यही तो राजा, इसी को तो राजा बोलते हैं। ठीक है, आप अनपढ़ है लेकिन उसने क्या किया? 9 ऐसे लोगों को पकड़ लिया है अपनी उसमें, जो यहाँ पे जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में 9 ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो अपने अपने काम में बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे उस समय। ठीक है, जैसे कि बीरबल हुआ, और ये तुम्हारा रहीम खान हुआ, और जो ये क्या कहते हैं मुल्ला दो प्याजा हुए, और ये वित्त मंत्री टोडरमल साहब हुए। एक से एक
नौ रत्न जिसको बोलते हैं यहाँ पे, नौ रत्न, 9 लोगों को, ऐसे ऐसे लोग जो उस जमाने के अपने आप में बहुत ही उम्दा किस्म के लोग थे, उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। आप अनपढ़ था, देखिए कितना दिमाग यहाँ पे लगाया था उस जमाने में, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने राज किया। चलिए आगे यहाँ पे देखिए व्याख्या पढ़ते हैं कि मुगल सम्राट अकबर अनपढ़ था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया, ठीक है, देखिए, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है। और 1582 में अकबर ने तौहीद ए इलाही अर्थात दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। 1583 ईस्वी में इलाही सम्मत जारी किया गया। तो ठीक है, याद रखेंगे कई चीजें यहाँ पे की इन्होंने कि तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, दास प्रथा का अंत कर दिया और जजिया कर। देखिए जो इंपोर्टेंट प्रश्न यही है कि 1564 में कब क्या था, याद रखेंगे 1564 में क्या था, जजिया कर समाप्त। दीन ए इलाही धर्म की स्वीकार किस, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, अकबर ने की। और प्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू शासक कौन था, प्रथम व अंतिम, वो बीरबल था। इसके बारे में हमने बात की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है इसलिए पानी वगैरह पी लीजिएगा, पानी वगैरह रखें अपने पास ताकि अच्छे से दोस्तों, ताकि आपको नींद ना आए। थोड़ा एक्टिव रहने का कोशिश करिएगा, 15 से 20 मिनट और हद से हद 30 मिनट एक्टिव रहने की हमारे साथ कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है दारोगा, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी सूबेदार या ऑप्शन डी कोतवाल। तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था, याद रखेंगे। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। नगर के शासन का प्रधान कोतवाल होता था और वह उन सभी कार्यों को करता था जो आधुनिक समय में नगर पालिकाएं और पुलिस अधिकारी मिलकर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोदगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था। शाहजहां, अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल शासक में से ऐसा नहीं किया। तो आप कहेंगे ऑप्शन सी जहांगीर। चलिए इसकी व्याख्या देखेंगे, क्या है व्याख्या कि महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा प्रताप के पुत्र तथा महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे। कई संघर्षों के बाद अंत महाराणा अमर सिंह ने शाहजहां खुर्रम के 1615 ईस्वी पास संधि प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव का स्वागत खुर्रम किया और सम्राट जहांगीर से आज्ञा लेकर राणा अमर सिंह से संधि कर ली, ठीक है। आगे देखते हैं कि जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है शाहजहां या ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर यहाँ पे है दोस्तों, पूरा नाम अकबर का क्या नाम है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है कि ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डॉट डॉट ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। ऑप्शन ए गयासुद्दीन, ऑप्शन बी अल बुखारी, ऑप्शन सी अमानत खान सिराजी, ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुह। तो इसका आंसर है कि 1648 ईस्वी में अमानत खान सिराजी ने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे कि अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इन्होंने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आप कहेंगे आगरा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे देखेंगे, क्या है व्याख्या। चलिए व्याख्या यहाँ पे देखेंगे कि अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर ने अपनी
असीरगढ़ दक्षिण विजय की स्मृति में करवाया था। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है। कुछ पुस्तकों में उल्लेख किया गया है कि अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए जो प्रश्नों की जो लेंथ है वो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन बस कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है, यह आपको बताना है। चलिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे शोरगुल आपको सुनाई दे रहा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, पहला जामा मस्जिद, ठीक है। ऑप्शन क्या है, पहला जामा मस्जिद परिसर, ऑप्शन बी लाल किला परिसर, ऑप्शन सी कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन डी हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो यहाँ पे याद रखेंगे कुतुब मीनार परिसर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ कुतुब मीनार के परिसर में 1600 वर्षों से बना 1600 वर्षों से बिना जंग के लगे हुए खुले आसमान के नीचे खड़ा है, और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें क्या है, तो 7.21 मीटर है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि प्रसिद्ध, अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये थे आपके ऑप्शन डी हुमायूं के। मीर सैयद अली फारस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। जब हुमायूं निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहा था, तो तब उसकी मुलाकात वहां के दो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुस्मद से हुई। हुमायूं इन दोनों से प्रभावित होकर इनको अपना सहयोगी बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आया है। क्या है कि पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल में, ग्वालियर के किले में, फतेहपुर सीकरी में, या आगरा के किले में? तो पंचमहल जो है आपका वो कहाँ स्थित है? आप कहेंगे फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी में आपका पंचमहल स्थित है। दोस्तों आप देख रहे होंगे वीडियो 30 मिनट लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ी से एक दो प्रश्न और लिए हैं, इनको जल्दी से कर लेते हैं, क्यों क्या ही हम अब तीसरा पार्ट इसका बनाएंगे, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न और बचे हैं, इनको और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। कि पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह एक 5 मंजिला इमारत है, ठीक है, इसलिए पंचमहल इसको बोलते हैं, जो बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। कौन सी शैली में? बौद्ध विहार शैली में बनाया गया है। पंचमहल में जितने भी स्तंभ हैं वे सभी विविध प्रकार के हैं। प्रत्येक की सजावट एक दूसरे से भिन्न है और प्राय कलश, घंटियां, फूल और पत्तियों से बनाया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यह आपसे पूछा है। बड़ा इमामबाड़ा, क्या बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद? तो यहाँ पे देखिए जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे चीजें जो बड़ा इमामबाड़ा है, देखिए पूछा जाता है यहाँ से कि बड़ा इमामबाड़ा आपका कहाँ है, ठीक है, याद रखना। बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ में है। निशात बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है निशात बाग, ठीक है। फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में है। ये स्टेडियम है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, दिल्ली। और हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? अकबर के पिताजी का, वो भी दिल्ली में है, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। यह इमारत मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। 1993 ईस्वी में इस स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए सुमेलन के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने। शाहजहांनामा किसने लिखी? मोहम्मद ताहिर ने। ऑप्शन सी हुमायूं नामा किसने लिखी? दोस्तों यहाँ पे गलत है, हुमायूं नामा भी पूछी जाती है। तुझको ये जहांगीरी, ये जहांगीर ने लिखी है, ठीक है। तो यहां से देखिए जो इंपोर्टेंट है वो क्या है? बाबरनामा, बाबर ने लिखी, ठीक है, याद रखेंगे। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने, पूछी जाती है एग्जाम में। शाहजहांनामा किसने लिखी? मोहम्मद ताहिर इनायत ने। और हुमायूं नामा कई बार पूछी जाती है। जो ज्यादातर पूछी जाती है वो दो पूछी जाती हैं। एक तो आपकी क्या, अकबरनामा, क्या अकबरनामा। तो अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने, ठीक है। और एक पूछी जाती है हुमायूं नामा, जो अकबर के पिता हैं,
हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। ये किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने लिखी है हुमायूं नामा। अकबरनामा किसने? अबुल फजल ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, और बाबरनामा तो बाबर ने। ठीक है, तुझको ये जहांगीर, जहांगीर ने। ठीक है, जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पे, सारी इंपोर्टेंट है वैसे, लेकिन जो ज्यादा इंपोर्टेंट है वो अकबरनामा और हुमायूं नामा। अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। चलिए अगला प्रश्न कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल को, राजा बीरबल को, या मियां तानसेन को, या राजा टोडरमल को? भाई देखिए, ये तो कवि हुए अबुल फजल, ये बीरबल जो है ये मंत्री हुए, टोडरमल साहब थे वित्त मंत्री, तो बचे कौन? तानसेन। तो अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। चलिए अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं दोस्तों। और ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो बस यहाँ पे आज मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 जो वीडियो है आज यहाँ पे लास्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्या है व्याख्या में कि मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास अकबर के शासन काल में हुआ। देखिए पहला प्रश्न और तैयार हो गया कि संगीत का सर्वाधिक विकास किसके शासन काल में हुआ? मुगल काल में अकबर के शासन काल में। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 36 श्रेष्ठ गायकों का उल्लेख किया है, जिसमें तानसेन व बाज बहादुर सर्वश्रेष्ठ प्रमुख थे। अकबर के दरबार में तानसेन के अतिरिक्त अन्य ध्रुपद गायक जैसे बैजबख्श, गोपाल, हरिदास, सूरदास आदि थे। तानसेन की प्रमुख रचनाएं जैसे मियां की टोडी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। किसकी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को प्रदान की थी। तो ये थे दोस्तों मुगल साम्राज्य से जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लेवल की परीक्षाएं हैं, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, वो सभी प्रश्न हमने यहाँ पे किए मुगल साम्राज्य में के जो प्रश्न थे। तो यहाँ पे जिसने पहली वीडियो हमारी नहीं देखी है उसको भी प्लीज जाके देख लें। और भी वीडियोस हैं इंडियन हिस्ट्री से संबंधित, क्योंकि एक एक करके हम यहाँ पे सभी को क्लियर कर रहे हैं आपके सामने। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह दोस्तों निरंतर पढ़ते रहें। धन्यवाद।